हेलो गाइस, वेलकम बैक ओवर पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। देखती हैं आंखों में, सुनते कानों में, धड़कते दिलों के साथ मोटा भाई का सलाम और प्रणाम। और मेरे साथ मौजूद हैं जी, मैं हूं मिस्टर पतलू भाई साहब। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में बहुत पावरफुल कंपनीज हैं और उन बहुत कंपनीज बड़े बिलियनियर्स बहुत हैं। बड़े बड़े बिलियनियर्स वो आज हैं। हम भी और देखना कंपनियां चाहते भी हैं भाई पूरी ओवरऑल इंडिया में, इंडिया भाई पूरी कंट्री में छाई हुई हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली हम इंडिया की एक पावरफुल कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ पावरफुल कंपनी हाँ, आपको रिलायंस। पता होगा भाई। रिलायंस तो सबसे अच्छी जो बात है इसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो कंपनियां हैं, ये जो बिलियनियर्स बनते हैं, ये बनते कहाँ से हैं, बनते कहाँ कहाँ से उठते से हैं? हैं, कहाँ से एकदम से उठते हैं। और वो बेसिकली आज हम रिलायंस की हिस्ट्री देखने वाले हैं कि भाई इनका प्रोजेक्ट पहला कहाँ चला, कहाँ चला कहाँ था। से स्टार्ट हुआ, इनका सफर कहाँ से स्टार्ट हुआ और किन को क्या क्या मुश्किलात आई जब- और कहाँ जाके ये जो है सक्सेस बिल्कुल। पाई इन्होंने। जब भी हमने ये वीडियो देखी उसमें रिलायंस का आता है कि वो उनकी जो पेट्रोल वाली है हाँ। कंपनी, वो सबसे बड़ी है जामनगर हाँ, में। जामनगर उधर से वो बड़े हैं, उधर से बने हैं। उधर से बने हैं। तो अब ये इसमें पूरा प्रॉपर पता चलेगा वो बने कहाँ से हैं, कैसे वो बने, वो क्या मेरे ख्याल था। जामनगर से ज्यादा बने हैं, मेरे माइंड के मुताबिक भी यही है। यार वो तो मुझे ही पता है, अब वीडियो तो ये नहीं वीडियो देखते हैं जी, वीडियो देखते हैं। वीडियो की तरफ। वीडियो क्या क्या है? वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो के साथ जुड़े रहना, हमारे साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ भी जुड़े रहना। लेट्स गेट स्टार्टेड। कि रिलायंस का असली एम्पायर कहां से शुरू हुआ था, तो ज्यादातर लोग जामनगर का नाम लेंगे, कुछ लोग शायद हजीरा कहेंगे और कुछ लोग कहेंगे कि रिलायंस की असली कहानी विमल टेक्सटाइल से शुरू हुई थी। लेकिन सच कहूं तो रिलायंस एम्पायर की फाउंडेशन इनमें से किसी जगह पर नहीं रखी गई थी, बल्कि उसकी फाउंडेशन रखी गई थी महाराष्ट्र के एक ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में जिसका नाम आज भी ज्यादातर इंडियंस ने कभी सुना तक नहीं होगा। मुंबई से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक जगह है पाताल गंगा, जहाँ 1980 के आसपास कुछ खास नहीं था। ना कोई वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कोई जाइंट रिफाइनरी और ना कोई पेट्रोकेमिकल हब। लेकिन आज से 40 साल पहले धीरू भाई अंबानी ने इसी जगह को चुना था अपने सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए। और शायद उस वक्त खुद उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि उनका ये डिसीजन फ्यूचर में रिलायंस को इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बना देगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां रिलायंस ने पहली बार पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा, जहां सिर्फ 24 साल की उम्र में मुकेश अंबानी को अपनी पहली इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली। यहीं पर रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बाद में जाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज बना। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? जिस अमेरिकन कंपनी ने पाताल गंगा प्लांट की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की थी, उसने एस्टिमेट लगाया था कि ये प्लांट बनने में कम से कम 26 महीने लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन मुकेश अंबानी की टीम ने उसी काम को सिर्फ 18 महीनों में पूरा कर दिखाया। और ये कोई नॉर्मल फैक्ट्री नहीं थी, ये वो प्रोजेक्ट था जिसने रिलायंस को कपड़े बेचने वाली कंपनी से केमिकल्स बनाने वाली कंपनी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो सवाल ये है, आखिर पाताल गंगा में ऐसा क्या था? धीरू भाई अंबानी ने इसी जगह को क्यों चुना? और कैसे एक छोटा सा पॉलिएस्टर प्लांट फ्यूचर में दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड पॉलिएस्टर एम्पायर बन गया? तो चलिए शुरू से समझते हैं। पाताल गंगा। पाताल गंगा दोस्तों 1970s के एंड तक रिलायंस इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्सटाइल कंपनीज में से एक बन चुकी थी। विमल ब्रांड का नाम देश भर में फेमस हो रहा था, इनके कपड़े तेजी से बिक रहे थे, बिजनेस बढ़िया ग्रो कर रहा था, रेवेन्यू जबरदस्त बढ़ रहा था। लेकिन रिलायंस के बिजनेस मॉडल में एक बहुत बड़ी वीकनेस थी, एक ऐसी वीकनेस जो कंपनी की ग्रोथ को कभी भी रोक सकती थी। और वो वीकनेस क्या थी पता है? रिलायंस खुद अपना रॉ मटेरियल नहीं बनाता था। इसको ऐसे समझो कि आप एक बेकरी चलाते हो और आपके कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं, लगातार ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन ब्रेड बनाने के लिए जो आटा चाहिए वो किसी और से खरीदना पड़ता है। और अगर कल को वो सप्लायर प्राइस बढ़ा दे या सप्लाई रोक दे तो सोचो आपका पूरा बिजनेस ठप पड़ सकता है। रिलायंस के साथ भी कुछ ऐसा ही था। कंपनी फैब्रिक्स बेच रही थी, लेकिन पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न यानी पीएफवाई और दूसरे पॉलिएस्टर रॉ मटेरियल्स के लिए बाहरी सप्लायर्स पर डिपेंडेंट थी। और ये डिपेंडेंसी धीरू भाई अंबानी को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि धीरू भाई अंबानी सिर्फ बिजनेस चलाना नहीं चाहते थे, वो मार्केट को डोमिनेट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया जो था बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये चीज वैसे हमने जामनगर वाली वीडियो में भी बताया था, लेकिन नए व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लो आप शर्ट बेचते हो तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहता है कि शर्ट को आप खुद बनाओ, उसके बाद शर्ट के लिए जो कपड़ा यूज करते हो वो कपड़ा भी खुद ही बनाना शुरू कर दो। कपड़े में जिस धागे का यूज करते हो उस धागे को भी खुद बनाओ, उस धागे में यूज होने वाला केमिकल भी खुद ही बनाओ। यानी हर स्टेज पर सप्लायर को हटाकर खुद प्रोडक्शन करना, इसी को बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। और धीरू भाई अंबानी इसी डायरेक्शन में चलना चाहते थे। कपड़ों से धागा, धागे से केमिकल और केमिकल से क्रूड ऑयल तक, ये पूरा सप्लाई चेन वो खुद कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन इसके लिए रिलायंस को बनाना था अपना पहला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स, और वहीं से शुरू होती है पाताल गंगा की कहानी। लेकिन पाताल गंगा ही क्यों, आगे देखते हैं।
दोस्तों, जब रिलायंस ने अपना पहला मेजर पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाने का फैसला किया तो उनके पास कई ऑप्शंस थे, मुंबई, गुजरात या महाराष्ट्र के दूसरे इंडस्ट्रियल एरियाज, लेकिन फाइनल चॉइस बनी पातालगंगा और इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस थे। सबसे पहला रीजन था लोकेशन। पातालगंगा मुंबई से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, यानी मुंबई के इतने पास कि पोर्ट्स, फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स का फायदा भी मिल सके और इतना दूर कि मुंबई जैसी एक्सपेंसिव लैंड भी ना लेनी पड़े। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल था। दूसरा रीजन था इंफ्रास्ट्रक्चर। पातालगंगा महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी MIDC के केमिकल इंडस्ट्रियल जोन का पार्ट था। यहाँ इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई थी, पावर सप्लाई थी, इंडस्ट्रियल जोनिंग थी, यानी रिलायंस को जीरो से सब कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ा जैसा कि उन्होंने जामनगर में किया था। तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था फीड स्टॉक एक्सेस। पेट्रोकेमिकल प्लांट को चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है और मुंबई के माहौल एरिया में BPCL और HPCL की रिफाइनरीज मौजूद थी। ये रिफाइनरीज पातालगंगा के काफी पास थी और फ्यूचर में इसी वजह से रिलायंस ने एक ऐसा काम किया जो उस वक्त बहुत अनयूजुअल था। कंपनी ने मुंबई से पातालगंगा तक 55 किलोमीटर लंबी ट्विन नेप्था पाइपलाइन बना दी और सिर्फ पाइपलाइन ही नहीं, रिलायंस ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए एक अलग कंपनी तक बना दी, आज जिसे हम RIIL के नाम से जानते हैं। सोचो, एक प्लांट इतना इंपॉर्टेंट था कि उसके लिए एक अलग से लिस्टेड कंपनी क्रिएट कर दी गई। ये बताता है कि पातालगंगा रिलायंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोकेशन सेलेक्ट कर लेना ही काफी नहीं था, अब असली चैलेंज था प्लांट को बनाना और यहीं पर एंट्री होती है मुकेश अंबानी की। 1981 रिलायंस को गवर्नमेंट लाइसेंस मिल चुका था, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था और प्रोजेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई 24 साल के एक यंग लड़के मुकेश अंबानी को। आज हम मुकेश अंबानी को बिलियनियर बिजनेसमैन के रूप में देखते हैं, लेकिन उस वक्त वो एक यंग इंजीनियर थे और उनके कंधों पर था रिलायंस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। रिसर्च के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी महीनों तक पातालगंगा साइट पर ही मौजूद रहे। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक वहीं से सारा काम करते रहे। पातालगंगा प्लांट की टेक्नोलॉजी अमेरिका की डूपॉन्ट कंपनी दे रही थी और डूपॉन्ट ने एस्टिमेट लगाया था कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 26 महीने लगेंगे। ये एस्टिमेट उन्हीं एक्सपर्ट्स का था जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी को डेवलप की थी, यानी उनसे बेटर कोई नहीं जानता था कि प्लांट बनने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन मुकेश अंबानी की टीम ने इस प्रोजेक्ट को 18 महीनों में कंप्लीट कर दिया, पूरे 8 महीने पहले, और 14 अक्टूबर 1982 को कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। उस वक्त ये सिर्फ एक प्लांट का इनोवेशन नहीं था, ये रिलायंस की उन्होंने पहला उनको टास्क दिया गया 26 महीनों का, उन्होंने उस टास्क को 18 महीनों में करके भाई अब बता दिया कि वो कितने इंटेलिजेंट है और कितने जो है वो बिल्कुल। वो देखो ना, इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट थे, उन्होंने कह दिया कि 26 महीने से पहले हो ही नहीं सकता भाई साहब, लेकिन उनका टैलेंट चेक कर रहे हैं भाई, उन्होंने 18 महीने में कर दिया। नए युग की शुरुआत थी। कपड़ों की कंपनी कहे जाने वाली रिलायंस अब केमिकल्स और पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरिंग में एंटर कर चुकी थी और शायद उस दिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले सालों में ये डिसीजन रिलायंस को कहां पहुंचा देगा। अब इतना सब जानने के बाद एक सवाल आप सबके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, आखिर पातालगंगा बनाता क्या है? क्योंकि जब भी पेट्रोकेमिकल प्लांट का नाम आता है तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि यहाँ सिर्फ कोई केमिकल बनता होगा, लेकिन रियलिटी इससे काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, पातालगंगा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन एक मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ PTA, LAB, पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न, पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर, फुल्ली ड्रोन यार्न और इंडस्ट्रियल यार्न जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नाम सुन के कंफ्यूज मत हो जाना, इनमें से किसी न किसी प्रोडक्ट का कनेक्शन आपके घर में रखी किसी चीज से हो सकता है। मान लो क्रूड ऑयल एक पेड़ है तो उस पेड़ की अलग अलग ब्रांचेस से कई प्रोडक्ट्स निकलते हैं। उन्हीं प्रोडक्ट्स में से एक है नेफ्था और इसी नेफ्था को मुंबई की रिफाइनरीज से पातालगंगा लाया जाता है। यहाँ उसे प्रोसेसिंग करके पैरेक्सिलिन और बेंजीन जैसे केमिकल्स निकाले जाते हैं। पैरेक्सिलिन से बनता है PTA और PTA पॉलिस्टर इंडस्ट्री की बैकबोन मानी जाती है। अगर आपके शर्ट में पॉलिस्टर है तो उसका कनेक्शन PTA से है। कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक बोतल का कनेक्शन भी PTA से है। पैकेजिंग मटेरियल का कनेक्शन भी PTA से ही है। यानी PTA के बिना मॉडर्न पॉलिस्टर इंडस्ट्री को इमेजिन करना भी मुश्किल है। दूसरी तरफ बेंजीन से बनता है LAB और LAB का यूज होता है डिटर्जेंट्स बनाने में। यानी आपके घर में जो वॉशिंग पाउडर यूज हो रहा है उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट भी इनडायरेक्टली पातालगंगा से कनेक्टेड हो सकता है। अब सोचो, एक ही इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से कपड़ों का रॉ मटेरियल भी निकल रहा है, प्लास्टिक इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल भी निकल रहा है और डिटर्जेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल भी निकल रहा है और यही इकोसिस्टम फ्यूचर में रिलायंस के पेट्रोकेमिकल एम्पायर की फाउंडेशन बना।
दोस्तों पाताल गंगा की सक्सेस सिर्फ एक प्लांट की सक्सेस नहीं थी, ये रिलायंस के पूरे बिजनेस मॉडल की सक्सेस थी। 1982 में रिलायंस ने सिर्फ 10,000 टन पर ईयर कैपेसिटी के साथ शुरुआत की थी। आज रिलायंस का पॉलिस्टर बिजनेस 2.5 मिलियन टन एनुअल कैपेसिटी तक पहुंच चुका है, यानी तब से अब तक में लगभग 250 गुना ग्रोथ। और इस ग्रोथ के पीछे एक फिलोसफी थी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। धीरू भाई अंबानी का मानना था कि अगर मार्केट डोमिनेट करना है तो कॉम्पिटिटर से बड़ा सोचो, कॉम्पिटिटर से बड़ा प्लांट लगाओ, कॉम्पिटिटर से कम कॉस्ट पर प्रोडक्शन करो और फिर मार्केट कैप्चर कर लो। यही स्ट्रेटजी पाताल गंगा में टेस्ट हुई, यही स्ट्रेटजी हजीरा में अप्लाई हुई और यही स्ट्रेटजी बाद में जामनगर में अपने सबसे बड़े रूप में दिखाई दी। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर पाताल गंगा फेल हो जाता तो शायद हजीरा भी ना होता, जामनगर भी ना होता और शायद आज वाला रिलायंस भी नहीं होता, क्योंकि हर बड़े बिजनेस एम्पायर को अपना पहला प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। रिलायंस के लिए वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था पाताल गंगा। 1985 में कंपनी ने अपना नाम बदल दिया। रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रख दिया। नाम बदलने का मेन कारण था क्योंकि अब कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल बिजनेस में नहीं थी, अब वो एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनने की डायरेक्शन में निकल चुकी थी, इसलिए पहले वाले नाम से टेक्सटाइल हटा दिया गया। फिर आया 1989 और रिलायंस को अपनी सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर का सामना करना पड़ा। 24 जुलाई 1989 पाताल गंगा रिवर में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई और सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर पूरा 200 एकड़ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स शट डाउन करना पड़ गया। जिस प्लांट को बनाने में कई सालों की मेहनत लगी थी वो कुछ ही घंटों में पानी और मलबे के नीचे चला गया। लगभग 50,000 टन डेब्रिज कॉम्प्लेक्स में भर गया था, लेकिन रिलायंस ने फ्लड आने के सिर्फ 72 घंटों के अंदर लगभग 6,000 लोगों को मोबिलाइज किया। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए, प्लांट का रिस्टोरेशन शुरू हुआ, टेलीफोन लाइंस रिस्टोर की गई, यूटिलिटीज रिस्टोर की गई और लगभग 1 महीने के अंदर प्लांट फिर से ऑपरेशनल हो गया। रिस्टोरेशन पर उस वक्त लगभग 44 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज के हिसाब से देखा जाए तो ये अमाउंट कई गुना बड़ा होता है। रिलायंस ने प्रूव कर दिया था कि वो सिर्फ प्लांट बनाना नहीं जानते, वो क्राइसिस में सर्वाइव करना भी जानते हैं। इस प्लांट को लगाए आज लगभग 44 साल हो चुका है, लेकिन आज भी कई लोग इस प्लांट के बारे में अच्छे से नहीं जानते और शायद कई लोग तो इसका नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे। अब सवाल आता है, क्या पाताल गंगा की इंपोर्टेंस आज खत्म हो गई है? क्योंकि आज रिलायंस के पास जामनगर है, हजीरा है, दहेज है और भी कई दूसरे मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, तो फिर पाताल गंगा की वैल्यू क्या बचती है? दोस्तों रिलायंस आज भी इस प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। आज भी यहाँ पीटीए और एलएपी ऑपरेशंस स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस रखते हैं। आज भी मुंबई से आने वाले ट्विन नेफ्था पाइपलाइंस इस कॉम्प्लेक्स को फीड करती है। मार्च 2025 में ही रिलायंस ने पाताल गंगा एक्सपेंशन के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सीक किया है। प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू है लगभग 30,943 करोड़ रुपए। सोचो 40 साल पुराना इंडस्ट्रियल साइट और आज भी उसमें 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये रिलायंस के ऑयल टू केमिकल नेटवर्क के सबसे पुराने और सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन में से एक है। रिलायंस ने पाताल गंगा के बाद जामनगर में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनरी बनाया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, जिसमें हमने जामनगर ये थी हमारी आज की वीडियो भाई साहब। आगे में बहुत कमाल कर दिया भाई। तो ये तो मैंने नाम ही पहली दफा सुना है। पाताल गंगा ना, हाँ इसका मुझे भी नहीं पता था। महाराष्ट्र में भी इनकी कोई कंपनी फैक्ट्री है। ये धीरू भाई अंबानी की सोच चेक करो। उन्होंने कहा मुंबई से फासला भी थोड़ा हो और जगह भी सस्ती मिल जाए, जगह भी सस्ती मिल जाए और ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे भाई ना कोई इशू हो, किसी भी प्रकार का कोई इशू हो, इसके अलावा बंजर जमीन इस पे काम करेगा। उन्होंने काम किया और उन्होंने हर चीज को ख्याल रखा कि भाई जिन से उन्होंने रॉ चीजें ले खरीदनी है वो कंपनियां उनके पास हों। इससे एक तो उन्हें कोई इश्यूज नहीं आए होंगे किसी किस्म के, और आसानी के साथ जो है वो 26 महीने का प्रोजेक्ट 18 महीनों में कंप्लीट हो गया वाकई में। और जब ये आया था ना बाढ़ आई थी जब, हाँ उसकी वजह से मैं कोई अपने जैसा होता ना बंदा वो दिल छोड़ देता, कहता बस भाई अब मेरा सब कुछ बह गया है, आप तो छोड़ दो। लेकिन उन्होंने 40 करोड़ लगा के 6,000 बंदा इकट्ठा किया और मात्र 3 महीने में भाई उसको एक्टिव कर दिया। क्या कमाल है, क्या सोच है। उन्होंने कहा कि ये चीज आगे बढ़नी है और आप देख लो उस एक फैक्ट्री की वजह से अब कितनी फैक्ट्री चल। देखिए अब जामनगर का इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है इनका, तो वो बंदा भूल जाता है कि यार ये तो बहुत पुरानी हो चुकी है, अब नई टेक्नोलॉजी ये वो, लेकिन अभी तक वो जो है ना पाताल गंगा में इन्वेस्ट अभी तक उस हिसाब से तो है ना भाई, वही है। ये देखो ना, आप एक बंदा जब कपड़ा बनाता है ना वो धागा भी बनाता है, उसके केमिकल भी बनाता है, रॉ मटेरियल बहुत जरूरी है कोई भी चीज बनाने। कपड़ा नहीं बिक रहा ना तो उसका धागा तो बिकेगा ही बिकेगा। ये बात है
केमिकल तो बिकेगा ही बिकेगा, बिल्कुल जो चीज बिकेगा। नहीं बिक रही उसके अलावा जो हाँ, पीछे जो चीजें वो चीज़ तो बिकनी बिकनी चाहिए। ये बहुत अच्छी और ये कामयाब सोच है, सोच जिसकी वजह से भाई ये धीरू भाई अंबानी की सोच है, हाँ। जिसकी वजह से रिलायंस ने इतनी तरक्की की है। और बिल्कुल। हमारे व्यूवर्स में से कौन कौन जो है वो पताल गंगा वाले प्लांट के बारे में जानते हैं, वो हमने लाजमी बताना है। जिन्होंने पहली दफा जो सुना है वो कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा कि भाई किन्होंने ये पहली दफा सुना है कि पताल गंगा में इनकी शुरुआत हुई थी बिल्कुल ऐसे रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जरूर करें। अपना अपने का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। Take care.